दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, आज हम आए हैं जबलपुर में और ये समय जो होता है जुलाई अगस्त का समय मत्स्य पालन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और अभी आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सोना दुबे जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में। तो सोना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम नमस्कार इस प्रोग्राम को देखने वाले हमारे सभी किसान भाइयों का। जैसा कि आपने मेरे से पूछा है कि मछली पालन के लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय होता है और ये मछली पालन जो है आज किसानों की आय दुगनी करने में एक सहायक का काम कर रहा है। कि जैसे कि आप जानते हैं कि मछली पालन एक इस तरीके का व्यवसाय है जिसको कि आज कृषि के बाद भारत में सबसे बड़ा दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि मछली पालन से किसानों को अत्यधिक लाभ होता है। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा प्रक्षेत्र है जिसको कि हम एक आइडियल फ़िश फार्म के रूप में बताते हैं। आइडियल फ़िश फार्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मछली को प्रजनन से लेके और उसको टेबल साइज़ तक जब तक कि ये बाज़ार में बिकने लायक होती है, वहाँ तक हम मछली को यहाँ ग्रो करते हैं और फिर बाज़ार में भेजते हैं। तो ये उपयुक्त समय है जुलाई अगस्त का जो महीना होता है। 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर का महीना जो होता है बहुत ही उपयुक्त है मछली का प्रजनन कराने के लिए। अब यहाँ पे जो हम मुख्यतः ब्रीडिंग का जो कार्य करते हैं वो हमारे इंडियन मेजर कार्प्स हैं, जिनको कि भारतीय कार्प्स बोला जाता है, जिसमें कतला, रोहू और मृगल मछलियाँ आती हैं। इनको कि जब हम इस तरफ आप जो पोखर देख रहे हैं, बड़ा सा तालाब है, इसको हम ब्रूड स्टॉकिंग पॉन्ड बोलते हैं। इस ब्रूड स्टॉकिंग पॉन्ड में हम जो हमारे प्रजनक हैं नर और मादी, इनको हम पहले रखते हैं और यहाँ रखने के बाद में इनको हम अप्रैल मई से इकट्ठा करना चालू करते हैं और अच्छा भोजन देते हैं इनको, जिससे कि इनके वजन में वृद्धि हो। क्योंकि जो मादी होती हैं, फीमेल फिशेस जो होती हैं, उन फीमेल फिशेस के लिए ज़रूरी है कि उसमें फीकंडिटी एक शब्द होता है। फीकंडिटी यानी उनमें राइप एग, ब्रीडिंग सीजन के दौरान राइप एग की संख्या कितनी है। तो कतला, रोहू और मृगल क्यों अच्छा, जैसे आप जानते हैं मुर्गी है कितने अंडे देगी, बकरी, गाय कितना एक बार में बच्चा देगी, और मछली जो है हमारी कतला की बात करते हैं तो 2.5 से 3 लाख 1 किलो की मछली अंडे देने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार रोहू है और मृगल है, मतलब 1 किलो की मछली में आपको 2 से 2.5 लाख अंडे तो मिलना ही मिलना है। तो अगर वही सब अंडे हम प्रजनन के द्वारा इनको बच्चों में परिवर्तित करवा सकते हैं तो उससे किसान को अत्यधिक लाभ हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रूड स्टॉकिंग पॉन्ड में हम जो हमारे प्रजनक होते हैं उनको हम रखते हैं। उसके बाद आता है ब्रीडिंग सीज़न, जब पानी गिरना चालू हो जाता है उसके बाद हम इनको यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं हमारी हैचरी यूनिट है, इस हैचरी यूनिट में एक ब्रीडिंग पूल बना हुआ है। ब्रीडिंग पूल में हम मछलियों को रखते हैं, इंड्यूस करते हैं उत्प्रेरित प्रजनन द्वारा। यहाँ पे साइंटिफिक लाइंस पे जिनको हम कह सकते हैं, यहाँ पे प्रजनन कराया जाता है, इंड्यूस करते हैं सिंथेटिक हार्मोन्स के द्वारा। उसके बाद में उनके अंडे निकालते हैं और इंक्यूबेशन पूल में डालते हैं। अभी आपको सारी स्टेजेस यहाँ बहुत अच्छे से देखने मिलेंगी। डॉक्टर साहिबा, ये जो हम हैचरीज देख रहे हैं इसके बारे में आप हमें बताएं कि किस तरह से यहाँ कार्य किया जाता है। ये जो आप हैचरी देख रहे हैं ये चाइनीज सर्कुलर हैचरी के पैटर्न पे निर्मित किया गया है, जिसमें इस तरफ जो पूल है ये हमारा ब्रीडिंग पूल है, जहां हम प्रजनक जो होते हैं नर और मादी उनको छोड़ते हैं और इंड्यूस करते हैं। फर्टिलाइज्ड अंडा निकालने के बाद में ये जो आप 2 देख रहे हैं हमारे इंक्यूबेशन पूल्स हैं। इन इंक्यूबेशन पूल को अगर आप ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आप ये देखिए, इसमें पानी निरंतर गोल उसमें घूम रहा है और इसमें अंडे पड़े हुए हैं और बीच से एक पानी जा रहा है। मतलब ओवरहेड टैंक, वो वाला जो टैंक है, उस टैंक से इसमें निरंतर 24 घंटे पानी चलता है। और ये पानी जो है जब तक बच्चा यहाँ से बन के और नर्सरी में ना छोड़ दिया जाए तब तक 72 घंटे तक बच्चा अंडे से निकलने के बाद इसी के अंदर रहता है। और इसके अंदर जो है 45 डिग्री पे छोटे छोटे नोजल्स लगे हुए हैं जिनके थ्रू पानी आता है और जिससे ये सर्कुलेशन जो है ये गोलाई में ये पानी घूमता रहता है, ऑक्सीजन जिससे मिलती रहे। साथ ही इस तरफ जो आप देख रहे हैं इसमें अंडे से बच्चा जो है निकल के आ चुका है।
इस तरह से हम इसमें शावर चलाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए ऑक्सीजन देने का काम ये फव्वारा जो है, जितने ड्रॉप्स पानी के गिरते हैं उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है इसमें डिज़ोल्व होती है। क्यों? क्योंकि मछली जो होती है वो घुलित ऑक्सीजन को ही लेती है श्वसन के लिए। इसके अलावा इसमें जो बच्चा पड़ा हुआ है, अभी आपने देखा, इसको हम स्पॉन बोलते हैं। तो ये स्पॉन जो होता है 72 घंटे तक इसी इंक्यूबेशन पूल में रहता है, जब तक कि इसका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल योक है उनके पास में है। जैसे वो 72 घंटे में, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में यहाँ से स्पॉन को हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारे दूसरे नर्सरी पोखर के अंदर। इन नर्सरी पोखर की तैयारी हम मई तक पूरी कर लेते हैं। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसमें कि जो तालाब का निर्माण, जिसको कि हम बोलते हैं प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट, जिसमें संग्रहण के पूर्व की तैयारियां की जाती हैं। इन संग्रहण की पूर्व तैयारियों में जो स्टेप्स होते हैं, इसमें हम चूना डालते हैं। चूना डालने का वजह ये रहता है कि चूना पीएच, सॉइल का पीएच मेंटेन करता है, और जो माइक्रोब सॉइल में पड़े रहते हैं उनको ये मारता है। इसके बाद हम गोबर की खाद डालते हैं। अब गोबर की खाद इसलिए डालते हैं कि हमको उनका जो प्राकृतिक भोजन है उसको निर्माण करना है, क्योंकि ये छोटे बच्चे जो हैं, ये अभी जो हम कृत्रिम रूप का जो हमारा फीड है उसको नहीं खाएंगे। जो इनका प्राकृतिक भोजन तालाबों में उपलब्ध होता है उन्हीं को खाते। क्यों? क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, और इन बच्चों के मुंह का साइज़ अभी डेवलपमेंट तो पूरा हुआ नहीं है, तो हम नर्सरी तालाब में डालते हैं। तो नर्सरी तालाब का जो गहराई है, एक तो आकार और गहराई बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि 1 मीटर, कम से कम 1 मीटर की गहराई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है अभी उसमें फिन्स डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो ऊपर नीचे नहीं आ सकता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसका नहीं हो सकता है। तो जो उपलब्ध भोजन है वही वो खाता है। वो भोजन बनाने के लिए गोबर की खाद डाली जाती है। 10 से 20 टन, 1 हेक्टेयर तालाब की बात कर रही हूँ मैं, कि 10 से 20 टन हमको गोबर की खाद डालना है। इसको हम अगर 10 भाग में डिवाइड कर लें तो उतनी गोबर की खाद हमको यहाँ पे डालना होती है। तो एक बार ख़त्म हुआ तो फिर उसको हम डालते, तो इसको फेज़ मैन्योरिंग बोला जाता है। इकट्ठा पूरी नहीं डालते हैं। इसके साथ में 490 किलोग्राम के हिसाब से इसमें थोड़ा इनऑर्गेनिक भी हम डालते हैं, जिसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, यूरिया हो गया। तो इसको भी हम टोटल जो होता है 500 ग्राम या 490 केजी, जिसको इसको हम 10 भाग में डिवाइड कर देते हैं, और वो हम धीरे धीरे डालते हैं, जिससे कि प्राकृतिक भोजन बने। अब प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमको ये सब क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमको मिट्टी की गुणवत्ता चाहिए। मिट्टी अच्छी होगी तो इसका पादप प्लवक बनेंगे। पादप प्लवक जिनको कि हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, उनको खाने वाले फिर जू प्लैंक्टन आएंगे। मतलब पूरी एक खाद्य श्रृंखला अंदर भी चलती है। और जब जू प्लैंक्टन बन जाएंगे तो मछली बहुत छोटे होते हैं, कुछ साइज 0.05 साइज़ के, उन पे मछली अपना इसको एज अ भोज्य पदार्थ यूज़ करती है। और जैसे जैसे मछली बढ़ती जाती है उसकी रिक्वायरमेंट फूड की बढ़ती जाती है। तो ज़रूरी है कि जब धीरे धीरे इसका आकार बढ़ेगा, तो अभी स्पॉन है, फिर नर्सरी में डालेंगे तो नर्सरी में वो फ्राई बनेगा। फ्राई बनने के बाद में वो फिंगरलिंग बनता है। फिंगरलिंग यानी एक अंगुली का एक उंगली के बराबर होता है। उस समय इनके फिन्स, जिनको हम जानते हैं, तो इनके पंख पूरे निर्मित हो जाते हैं। अब पंख निर्मित होने के बाद में मछली अपना खुद लोकोमोशन या चलन कर सकती है, अपना भोजन खुद पकड़ के खा सकती है। जब तक उस स्थिति में मछली नहीं रहती है तो ज़रूरी है हमको ये खाना देना है। और नर्सरी और रेयरिंग पॉन्ड में डालने के बाद में हम इनको जो सरसों की खली है, सरसों की खली हो गई, राइस पॉलिश हो गई, चोकर हो गया, मूंगफली की खली हो गई, क्योंकि इन सब में प्रोटीन होता है, तो इनको हम भिगा के कि सॉफ्ट हो जाए वो खाना, और तब हम तालाबों में
मछलियों को देते हैं। तो तालाब की तैयारी एक बहुत प्रमुख रोल प्ले करती है, जिससे कि जैसे हम एक छोटा नवागत शिशु अपने घर लेके आते हैं और उसके लिए और पूरी तैयारी करते हैं कि किसी प्रकार की उसको ना कोई बीमारी हो और धूप अच्छी मिले, भोजन अच्छा मिले, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी तरीके से मछली का बच्चा जब हम अर्दन पॉन्ड्स में नर्सरी रेयरिंग तालाब में डालते हैं तो ये तैयारियां आवश्यक हैं। तो इसमें पहले चूने का प्रयोग, फिर गोबर डालते हैं, फिर अवांछनीय जो मछलियां होती हैं, परभक्षी मछलियां, उनका निष्कासन किया जाता है, जाल चला के किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जिस भी प्रकार का हम नियंत्रण का मेथड को यूज़ करते हैं वो जैविक हो, बायोलॉजिकल मेथड हो, वो किसी भी तरीके से केमिकल्स को हम यूज़ ना करें, क्योंकि केमिकल एक बार अगर पानी में जाता है तो मिट्टी के गुण खराब करता है। जो मिट्टी के गुण होंगे वो पानी के गुण होंगे और ये हमारे मछलियों के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जलीय जीव मछलियों का निष्कासन किया जाता है। साथ में एक बार जैसे ही पानी भरना चालू होता है तो अब ये मौसम ऐसा है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स जिनको हम बोलते हैं, वो भी बहुत जल्दी पनपने लगते हैं। तो उनको भी हमको निकालना है ताकि मछली के बच्चों को एक शुद्ध साफ वातावरण मिले। इसमें जो जलीय कीट होते हैं ये आपको हम बताना चाहेंगे। हम लोग तो वैसे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को आम तौर पे नज़रअंदाज कर सकते हैं, पर मछली पालकों को ये ध्यान रखना चाहिए, जो हम लोग भी रखते हैं, कि जलीय कीट जो होते हैं वो छोटे मछली के बच्चों को खाते हैं। तो उसका भी निष्कासन हम करते हैं, जिसमें हम सोप और ऑयल इमल्शन डालते हैं और ये बच्चा छोड़ने के सेम डे करें या एक दिन पहले उसको करें। तो सोप ऑयल इमल्शन डालने से क्या होता है, जो जलीय कीड़े होते हैं, कीड़ों का जो श्वसन तंत्र होता है वो ट्यूब के जैसा होता है, तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब आपको मालूम है हम सोप और ऑयल बोल रहे हैं, ऑयल ऐसा लेते हैं जो कि इवेपोरेट हो जाए, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, और साबुन के साथ में उसको सर्फ हो गया, निरमा, उसके साथ में हम घोलते हैं और उसको जब डालते हैं तो वो पानी की सतह पे एक लेयर बना देता है, क्योंकि हल्की हवा तो चलती है तो हवा के साथ में वो क्या करता है, उड़ता है और पानी की सतह पूरी बंद कर देता है। पानी की सतह बंद होती है तो जो कीट होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो सफोकेट होके वो मरने लगते हैं। फिर हम जाल चला के उनको कीड़ों को भी निकाल लेते हैं। अब हमारा तालाब जो है उपयुक्त है जब जिसमें हम अपने स्पॉन को छोड़ सकते हैं। तो मैम इनको फिश जो मार्केट में मिलने वाला फिश फूड हम नहीं देते हैं? नहीं, इनको मार्केट में देखो, अगर हम किसान भाइयों के लिए बात करते हैं तो हमको ये बहुत आवश्यक है कि मछली का पालन में सबसे ज़्यादा अगर लागत आती है तो मछली के दाने में आती है। आप जिस कंपनी का अगर फीड लेंगे उसका किलो के हिसाब से उसकी कीमत होती है, तो बेहतर है कि जो मूंगफली की खली हो गई, सरसों की खली हो गई, राइस पॉलिश हो गई, उसको एक एक अनुपात में लेके वो डालें और प्राकृतिक भोजन जो उनको मिलता है उसमें ही मछली पनपती है। तो जिनके पास, जो किसान भाई अफोर्ड कर सकते हैं, हम उनको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तो जो बाज़ार में उपलब्ध दाना है मछली का, बिल्कुल खिलाएं वो। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैम, अगर हम मत्स्य बीज की बात करें तो क्या आप उसको यहीं रखते हैं या किसान भाइयों को दे दिया जाता है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मत्स्य बीज जिनको कि हम स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग्स बोलते हैं, तो इनको हमारा उद्देश्य ये है कि हम इनको अच्छी क्वालिटी का, जिसको हम बोलते हैं कि उच्च गुणवत्ता का क्वालिटी सीड हम हमने हमारे
कृषक बंधुओं को दें, मत्स्य पालकों को दें। तो जिन मत्स्य पालकों को चाहिए रहता है वो स्पॉन स्टेज भी लेके जाते हैं, वो फ्राई स्टेज भी लेके जाते हैं, वो फिंगर लिकन स्टेज भी लेके जाते हैं। अब वो उनको देने के लिए हम यहाँ से भी पकड़ते हैं, वहाँ से भी हमारे नर्सरी रेयरिंग तालाबों से पकड़ के किसान भाइयों को हम ऑक्सीजन पैकिंग करके, जिसमें पानी और ऑक्सीजन एक अनुपात में हम भर के और उसमें हम मछली के बीज हमारे किसान भाइयों को देते हैं। जब किसान भाई यहाँ से लेके जाते हैं तो बीज, मैम उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी ये चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि बच्चा अगर बड़ा हो तो वो सधा हुआ होता है। छोटा बच्चा स्पॉन और फ्राई स्टेज अगर लेके जाते हैं तो वो उनमें मॉर्टेलिटी की ज़्यादा हो सकती है अगर उसको तरीके से किसान यहाँ से ले जाके और अपने तालाबों में ना छोड़ें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि या तो सवेरे के समय हमारे साथ में लेके जाएं, जब बहुत धूप हो, गर्म मौसम है, तब उस समय नहीं लेके जाते, हम खुद ही नहीं देते हैं, और या तो शाम के समय। और जब वो अपने तालाबों में लेके जाते हैं तो ज़रूरी है जब वो पैकेट खोलें तो वो पैकेट का पानी धीरे धीरे जिस भी तालाब में डालना है उस तालाब में थोड़ा पानी अंदर आने दें उस पैकेट का, और ऐसे कि उनके तालाब का पानी और जो पैकेट का पानी है थोड़ा मिलता रहे और धीरे से उनको हम छोड़ें। बहुत ज़्यादा देर ले जाके रखना नहीं है। अगर हमको लंबे डिस्टेंस के लिए भेजना है तो मॉर्टेलिटी हो सकती है, तो ज़रूरी है कि 4 घंटे मैक्सिमम किसान जो हैं अगर उनको आने जाने में लगता है और जाते ही तुरंत रखें ना, उनको तालाब में छोड़ दें और धीरे धीरे छोड़ें ताकि पानी थोड़ा सा अपने तालाब का और बैग का पानी मिलाते हुए धीरे छोड़ें। नहीं तो शॉक में, क्योंकि पानी का टेम्परेचर भी अगर कम ज़्यादा दोनों जगह का होता है तो मछली के बच्चे मर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं तो आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अब मैम, किसान भाई यहाँ से मछली के बीज ले गए तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है उसका ध्यान रखने की, और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इससे संबंधित क्या आप लोग कोई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं उन्हें? जी हाँ, हमारे यहाँ पे निरंतर ऐसे प्रशिक्षण हम किसान भाइयों को देते हैं। जो ब्रीडिंग प्रजनन का कार्य सीखना चाहते हैं वो भी हमारे यहाँ आते हैं, और जो मछली पालन शुरू से सीखना चाहते हैं कि तालाब का निर्माण से लेके और आगे तक मछली जब टेबल साइज़ की हो जाए वहाँ तक, या उसका पोस्ट हार्वेस्ट जिसको हम बोलते हैं कि जब मछली टेबल साइज़ की हो गई है और बाज़ार में नहीं बिक पा रही है, उसको हम किस तरीके से या तो वैल्यू ऐड करके या उसका बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हम किस तरीके से उसको बाज़ार तक लेके जा सकते हैं। तो उसकी हम प्रशिक्षण यहाँ पे महाविद्यालय में देते हैं, और विश्वविद्यालय की तरफ से भी हमको प्रशिक्षण मिलते हैं, जिनके अंतर्गत अभी तक हमने बहुत सारे किसानों को लाभान्वित किया है ये प्रशिक्षण लेकर। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मछली पालन कर बहुत अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। तो डॉक्टर सोना जी, जो किसान भाई मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वो कहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं और कैसे संपर्क कर सकते हैं आप लोगों से? देखिए, जैसे हमने बताया कि हमारे में महाविद्यालय भी प्रशिक्षण देने का कार्य करता है, साथ ही हमारा जो मत्स्य पालन विभाग है तो उसका भी एक ऑफिस हमारे यहाँ है, वहाँ पे भी प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया जा सकता है। रही बात कि मत्स्य बीज की, तो मत्स्य बीज उच्च गुणवत्ता वाले, जैसे मैं बोलती क्वालिटी सीड हमेशा किसानों को लेना चाहिए, तो वो क्वालिटी सीड हमारे यहाँ से ले सकते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो मछली पालन हमारा विभाग है वहाँ से वो बीजों को ले सकते हैं, क्योंकि हैचरी उनकी भी है, हैचरी हमारे पास भी है। तो किसान भाई हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम लोगों के फ़ोन नंबर्स रहते हैं। और वैसे हमारे पास में यहाँ से किसान आते हैं, आसपास से आते हैं, बाहर से भी किसान आते हैं जिनको कि अभी तक हमने बीज दिया हुआ है। साथ ही जो हमारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए भी पहले भी हमने किया है, अभी भी हैं, दूसरे राज्यों से भी पहले आए हैं हमारे यहाँ। कुछ हमारी ट्रेनिंग्स जो होती हैं फंडेड ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे ICR के फंडेड ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो तो ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग जैसे हमारे यहाँ 3 दिन की है, 5 दिन की है, 1 महीने की है, छोटी ट्रेनिंग्स हैं, उनमें कुछ शुल्क जो यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है उस शुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जितना हम लेते हैं उस हिसाब से उनका कुछ शुल्क लगता है। तो मैम, मध्य प्रदेश के अलावा बाहर के भी, अदर स्टेट के भी किसान भाई यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं? कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो हम पूरे देश के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज हमारा देश का किसान उन्नत होगा तो हमारा भारत देश उन्नत होगा। तो दर्शकों, आपने देखा और जाना कि मछली पालन कितना अच्छा व्यवसाय है और आप कितनी अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। पर बस आवश्यकता है तो आपको जागरूक होने की और उस काम को व्यवस्थित ढंग से करने की। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर सोना जी। तो आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। कृषि विकास का बजट 21% बढ़ा, प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी पैदावार, जलवायु प्रतिरोधी धान किस्में लगाने की तैयारी, आदिवासी क्षेत्रों में 7 सिंचाई परियोजनाएं मंजूर, मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश में असमानता। और अब खबरें विस्तार से। कृषि विकास का बजट 21% बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2024-25 पेश किया। बजट में कृषि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट से 21% अधिक है। बजट में अगले 2 सालों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा। ग्राम पंचायत और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के जरिए इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। 10,000 नीम बेस्ड बायो इनपुट सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के धरती माँ को रसायनों से बचाने के स्वप्न को पूरा करते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में किसान रसायन मुक्त खेती करें, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। उन्होंने देश के किसानों को आह्वान किया कि वे अपने खेत के एक हिस्से पर प्राकृतिक खेती करें। सरकार ने चालू खरीफ सत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली धान की किस्मों की कुल बुआई में हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है। पिछले रबी में गेहूं के ऐसे बीजों से बम्पर उत्पादन में सफलता को देखते हुए धान की फसल में भी यह प्रयोग करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री पाठक ने कहा कि जलवायु प्रतिरोधी धान के बीज की किस्में सूखे लंबे समय तक धान के पौध के गिरते रहने और जल भराव से निपट सकती हैं। पिछले साल खरीफ के धान में करीब 16% रकबा जलवायु प्रतिरोधी किस्मों का था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक हुई। मंत्री परिषद ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की 9,271 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं को टेंडर निकालने की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह कैबिनेट ने बोकरो माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 46 करोड़ रुपए सेंच क्षेत्र 3,310 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश के 2 रंग इस साल देखने को मिल रहे हैं। बारिश का लगभग 2 महीना बीतने के बाद भी कई क्षेत्रों में सामान्य बारिश का आधा कोटा भी पूरा नहीं हो पाया है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में 30 से 60% कम पानी गिरा है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र के 3 जिलों में 34 से 36% कम बारिश हुई है। प्रदेश के 7 जिलों में 23 से 60% अधिक बारिश हुई है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के 11 जिलों में सबसे कम बारिश हुई है। रीवा, पन्ना, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया जैसे ऐसे जिले हैं जहां 25 से 60% कम पानी गिरा है। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। दर्शकों, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।